नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे जो कल की घटना होने वाली है उसके विषय में। यानी मुंबई चलते हैं और राज उद्धव का थोड़ा विचार करते हैं। उनका साथ आना मजबूरी है या बीजेपी का ये सीक्रेट प्लान है। फडणवीस से मीटिंग के बाद राज का रुख बदल गया है। निशाने पर शिंदे की शिवसेना आ गई है। अब तारीख 5 जुलाई, जगह मुंबई का वर्ली डोम। तारीख और जगह महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है। मराठी विजय दिवस का मौका है, जब 2 दशक की सियासी दुश्मनी के बाद उद्धव और ठाकरे, उनके चचेरे भाई राज ठाकरे एक ही मंच पर एक साथ होंगे। महाराष्ट्र सरकार को हिंदी अनिवार्यता के मुद्दे पर पीछे धकेलने के बाद ये विजय रैली निकाली जानी है। इसके लिए आवाज़ मराठी का नाम से न्योता छपा है। इसमें ना किसी पार्टी का झंडा है, ना सिंबल है। बाल ठाकरे साहब की शैली में मराठियों को संबोधित किया गया है। और न्योते में लिखा है, क्या आपने सरकार को झुकाया? तो लिखा है, हम तो सिर्फ आपकी तरफ से संघर्ष कर रहे थे। नाचते गाते हुए आइए, हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। और ये तो मोदी साहब की लाइन है, नचो गाओ पुड़को, डांस करो भांगड़ा डालो, मस्त रहो, उधार करो और घी पियो। अब ये साफ नहीं है कि रैली के लिए पुलिस की परमिशन मिली है नहीं मिली। हालांकि इसे लेकर कई अटकलें जरूर पकड़ रही हैं। ये सिर्फ एक दिन का जश्न है या बीएमसी समेत निकाय चुनावों के लिए नए गठबंधन की शुरुआत है। अब महाराष्ट्र में दोनों भाइयों के साथ जाने से एक नए सियासी समीकरण बनेंगे। साथ आने के पीछे असल वजह क्या है वो बाद में पता लगेगी। हालांकि एक्सपर्ट इसे बीजेपी का सीक्रेट प्लान बता रहे हैं। उनका मानना है कि सीएम फडणवीस से मुलाकात के बाद ही राज ठाकरे का सियासी रुख बदल गया। बीजेपी मुंबई में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पैर जमने नहीं देना चाहती। वैसे भी उसको फटफटिया वाला कहते हैं। और ये मराठी में एक छापा है जिसमें नीचे राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे का नाम है। इनविटेशन कार्ड, मुंबई में 5 जुलाई को होने वाली विजय रैली का न्योता, जिसमें राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे दोनों का नाम है। अब पूरे महाराष्ट्र की निगाहें कल 5 जुलाई पर टिकी हैं। लिहाजा तमाम सवालों के जवाब तलाशते हुए बम्बई जाना ही पड़ेगा भाई साहब। तो दोनों पार्टियों के बड़े नेता और पॉलिटिकल एक्सपर्ट से बात करनी पड़ेगी। अब साथ आने पर बोलने से बच रही है पार्टी। सबसे पहले उद्धव गुट की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी, जो कांग्रेस से शिवसेना में गई थी, अब उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया है कि मैं नहीं बोलूँगी। और पार्टी के दूसरे प्रवक्ता आनंद दुबे, उन्होंने कहा मैं तो बिजी बहुत हूँ भाई साहब, बहुत काम है मेरे पास, मरने की भी फुर्सत नहीं है, क्या करूँ। और मनसे के लीडर
वहाँ से कई जवाब ऐसे मिले, सुन के कान की मैल निकालने का दिल करता है। अब कई नेताओं ने ऑफ कैमरा बता दिया कि राज ठाकरे ने इस मुद्दे पर अभी कुछ भी बोलने से मना कर दिया है, चुप रहो कीप मम। और पहली बार तो है नहीं ये, दोनों भाइयों ने साथ आने की जो अटकलें जोर पकड़ रही हैं। 2005 में भी शिवसेना छोड़कर नई पार्टी बनाने के बाद उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे को कई पारिवारिक और सार्वजनिक मौक़ों पर साथ देखा गया। सगे चाचा के बेटे हैं, मुलाकात तो होगी, और मुलाकात होगी तो कुछ बात भी होगी। और मुलाकात के वक्त दोनों सियासी मिलन के कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन हर बार ये गलत साबित हो जाते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के फाउंडर और चेयरपर्सन, उम्र भी बढ़ रही है, 57 साल के हो गए हैं, पढ़ाई में ग्रेजुएशन कर रखा है, शिवसेना स्थापक बाल ठाकरे के भतीजे और उद्धव ठाकरे के चचेरे भाई हैं। राजनीति में आने से पहले वीकली मैगजीन मार्मिक में कार्टूनिस्ट थे, और एक इनके परिवार के और भी ऐसे एक विलक्षण बुद्धि के व्यक्तित्व रहे जो कार्टूनिस्ट थे। शिवसेना की स्टूडेंट विंग भारतीय विद्यार्थी सेना के साथ पॉलिटिकल सफ़र शुरू किया था। 1990 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के कैंपेन में पहली बार सियासत पहचान मिली थी। 1996 में मराठी बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए शिव उद्योग सेना बनाई थी। इसके लिए फंड जुटाने के लिए राज ठाकरे ने माइकल जैक्सन का एक प्रोग्राम कराया था। 2005 में 27 नवंबर को उद्धव ठाकरे से मतभेद के चलते राज ठाकरे ने शिवसेना छोड़ दी थी। 2006 में 9 मार्च को राज ठाकरे ने नई पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बना दी थी। अब देखो सेना बनती है, कितनी कितनी सेना बन चुकी है, भारत सरकार ने कितनी सेना बनाई। अब अगर मुंबई की बात करें तो 3 सेना वहाँ पर है। तब भी बिहार में मुंबई में अपराध होते हैं और ये तीनों सेनाएं चुप रह जाती हैं, खास तौर से शिंदे की सेना। फटफटिया चलाने वाला आदमी था ये, और फटफटिया से कहाँ चीफ मिनिस्टर तक बन गया, साल 2 साल 3 साल रहा, और अब मुंह फुलाए देवेंद्र फडणवीस से रोज तू मैं हो रही है कि मेरे को बना दो, मेरे को बना दो, मैं ही हूँ सबसे बड़ा लीडर, हिंदुओं का मैं ही हूँ हृदय सम्राट। अब फडणवीस तो कम है नहीं, वो क्यों बनाएंगे। और MNS पर उत्तर भारतीयों और बिहारियों के खिलाफ क्षेत्रवाद के आधार पर डराने और धमकाने के आरोप लगे थे 2008 में, और 2009 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 13 सीटें जीत ली थी, झटक ली थी। और 2014 में 2019 के विधानसभा चुनावों में एक सीट जीती थी। 2024 में पार्टी का खाता खुला ही नहीं था भाई साहब, टाए टाए फिस और फिसम फिस टाए टाए फिस, क्या हाल हो गया था। अब ना घर के रहे ना घाट के रहे, तो मुंडे को, अपने बेटे को आगे कर दिया, मोदी साहब को मिलाने ले गए। और 2024 में MNS प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे ने महिम विधानसभा सीट से पहला चुनाव लड़ा, और पहली कुश्ती में ही धोबी पाट लग गया भाई साहब। बापू नहीं जीता तो पुत्र कहाँ से जीतेगा। अब ले तो गए थे मोदी से मिलाने, मोदी ने उनका काम कर दिया और सफल सिद्ध नहीं हो पाए। राज और उद्धव के सामने सियासी अस्तित्व का संकट पड़ा हुआ है। अब वो संकट क्यों है? क्योंकि मोदी पनौती बनकर चिपटा हुआ उनके साथ में,
और रोज़ उनको गाली गलौज करना, उनको फटकारना, उनकी शिवसेना का दो फाड़ कर देना, एनसीपी का दो बाट फाड़ कर देना, चाचा भतीजे को लड़ा देना, ये नरेंद्र मोदी कर सकता है भाई साहब, पूरे विश्व में कोई नहीं कर सकता। ये नरेंद्र मोदी का कमाल है। और इस बार दोनों के साथ आने की अटकलें पहले से क्यों अलग हैं, इस बार ऐसा क्या बदल गया है, इस सवाल पर सीनियर जर्नलिस्ट जितेंद्र दीक्षित कहते हैं इसका जवाब दोनों भाइयों के राजनीतिक अस्तित्व में संकट के अंदर छिपा हुआ है। सर्वाइवल का झगड़ा पड़ गया भाई साहब। अब इस अलगाव को 20 साल तो हो गए। 2005 में राज ठाकरे शिवसेना से अलग हुए थे। अगले साल 2006 में अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS बना ली थी। 2009 में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा, वो हमने बता दिया आपको ऊपर आंकड़ा। 2009 में कई सीटों पर राज ठाकरे के उम्मीदवारों ने शिवसेना उम्मीदवारों को हराने में बड़ी भूमिका निभाई थी और पार्टी ने पारंपरिक मराठी वोट काट लिए थे। और नतीजा ये हुआ था कि 2009 में महाराष्ट्र की सत्ता में एक बार फिर कांग्रेस और एनसीपी का गठबंधन वापस आ गया और सियासी फायदे के लिए बुलाए जाएंगे पुराने झगड़े, टंटे, फसाद सब निपटा दिए जाएंगे। सत्ता की लालसा है। और दीक्षित आगे कहते हैं कि उस वक्त ये कहा जाने लगा था कि MNS की अगली शिवसेना है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि राज ठाकरे ने ना सिर्फ बाला साहब ठाकरे जैसे दिखते थे बल्कि उन्हीं की तरह आक्रामक भी थे। उनके भाषणों की शैली वैसी थी, हालांकि लोगों के अनुमान गलत निकले। और 2014 के विधानसभा चुनाव में राज ठाकरे की पार्टी को 13 से सीधे एक सीट पर सिमटा दिया गया। 2019 में वो भी सीट झटक ली गई। ठन ठन गोपाल आजा मेरे यार। फिर 2024 के चुनाव में शून्य पर आ गई। 24 में आज की तारीख में राज ठाकरे की पार्टी एक शून्य पार्टी है, एकदम शांत। महाराष्ट्र में शून्य सांसद, शून्य विधायक और शून्य पार्षद। अकड़ 7वें आसमान पर। अब राज ठाकरे के सामने अपना सियासी अस्तित्व बचाने का संकट खड़ा हो गया है क्योंकि बेटा भी फेल हो गया है, पहली क्लास में ही, पहले ही चुनाव में फेल हो गया। और दीक्षित आगे कहते हैं कि दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे भी इसी समस्या से जूझ रहे हैं। उनकी स्थिति राज्य से बेहतर है लेकिन उनका भी ग्राफ लगातार नीचे गिरता जा रहा है। 2022 में उनकी पार्टी में जो बगावत हुई उसने उनके सियासी कैरियर को गहरी चोट पहुंचा दी और सिर्फ पार्टी के पुराने वफादार नेता और पदाधिकारी उनके साथ छोड़कर चले गए बल्कि पार्टी का ऑफिशियल नाम और चुनाव चिन्ह भी छीन कर ले गए। ये शिंदे है और शिंदे बहुत कारगर आदमी है। अब दोनों भाइयों के सामने अस्तित्व का संकट है। तो फटफटिया मास्टर ने चुरा लिया सब कुछ और मोदी का आशीर्वाद था उसमें, और नरेंद्र मोदी ने आपदा में अवसर ढूंढा और शिवसेना और एनसीपी के दो फाड़ कर दिए। अब 4 पार्टी हो गई वहाँ पे। दोनों ने अपनी पार्टी चलानी है, दोनों को अपना सियासी कैरियर ठीक करना है। जब बात अस्तित्व की आ जाती है तो लोग अपने पुराने झगड़े, टंटे, फसाद भूल जाते हैं और आगे का फ़ायदा देखते हैं। अब राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों के लिए महाराष्ट्र की राजनीति में सर्वाइवल का प्रश्न खड़ा हो गया है। 15 साल में MNS 13 सीट से शून्य पर आई है। आगे क्या होगा? अब शिवसेना 2 गुटों में बट गई। एक नाथ शिंदे, दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे लीड कर रहे हैं। अब शिंदे गुट के पास 57 हैं, उद्धव गुट के पास 20 रह गए, MNS के पास ठन ठन गोपाल है। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2019 में शिवसेना ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था।
56 सीटें जीती थी, एमएनएस ने 1 जीती थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2014 में सब प्रमुख दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। शिवसेना ने 63 सीट जीती थी। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2009 में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना एमएनएस के लिए अहम चुनाव साबित हुआ था, जहां शिवसेना 44 और एमएनएस 13 पे जीती थी। असली निशाना बीएमसी का किला और उसका फंड और उसकी लूट, उसकी खसोट, उसके टेंडर, उसकी हेराफेरी, उसकी बेईमानी। अब ये शिंदे के सामने है। शिंदे चाह रहा है कि भाई सब कुछ लूट लूंगा, मैं तो फटफटिया वाला हूं, छोड़ूंगा नहीं। अब वो इसको भी 3 टांग की कबड्डी समझ रहा है। इस पूरे सियासी खेल का सेंटर पॉइंट मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी के चुनाव हैं। अब सीनियर जर्नलिस्ट सोनवालकर इसे एक डूबती नाव को बचाने की कोशिश के तौर पर देख रहे हैं। वो कहते हैं कि असल में राज उद्धव को लगा कि उनकी नाव डूब रही है, ऐसे में तिनके का सहारा ही काफ़ी है, इसलिए वो साथ आ रहे हैं। मुद्दा मराठी का मिला है, इसलिए बात यहीं नहीं थमेगी, आगे भी बढ़ेगी। मुमकिन है बीएमसी के चुनाव में दोनों मिलकर चुनाव लड़ लें। अब उनके मुताबिक ये सिर्फ एक गठबंधन नहीं है, बल्कि विरासत को बचाने की लड़ाई भी है, क्योंकि शिवसेना का चुनाव चिन्ह जा चुका है। ऐसे में उन्हें लगा कि ठाकरे नाम को बचाना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी के नाम पर उनकी पूरी राजनीति चलती है, जो राजनीति बचेगी भी और विरासत भी बचेगी। इसलिए ठाकरे बंधु एक साथ आए हैं और इस गठबंधन का निशाना मुख्यमंत्री एकनाथ, उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। सोनवलकर बताते हैं कि इस मराठी राजनीति का असली मकसद तो शिंदे को निशाना बनाना है। क्योंकि उद्धव ठाकरे को लगता है कि उन्हें सबसे ज़्यादा नुकसान शिंदे ने पहुंचाया है। शिवसेना को तोड़ा, फिर उनका वोट बैंक ले गए, उनका चुनाव निशान ले गए। ठाकरे परिवार के ज़्यादातर पूर्व पार्षद शिंदे के साथ चले गए हैं। अब उनसे मुकाबला करना है तो दोनों मिलकर आना पड़ेगा, इसलिए बीएमसी चुनाव ही सबसे बड़ा मकसद है। और उनका कहना है कि बीएमसी शिवसेना की लाइफ लाइन कहा जाता है। अगर वो आज से गई तो ठाकरे परिवार की पूरी राजनीति खत्म हो जाएगी, इसलिए ठाकरे परिवार का हर हाल में इसे बचाना जरूरी है। और राज उद्धव का साथ बीजेपी का सीक्रेट प्लान तो नहीं है कहीं। और दिलचस्प बात ये है कि इस कहानी में एक किरदार बीजेपी का वो भी बताया जा रहा है। और एक और परत खोलते हुए सोनवलकर बताते कि इस कहानी के पीछे का असली किरदार है बीजेपी। उसी की तरफ से देवेंद्र फडणवीस ने ये चाल चली है, जो कि तोड़क फोड़क भंजक एक्सपर्ट देवेंद्र फडणवीस इस बार मुंबई में एकनाथ शिंदे की शिवसेना पैर न जमा सके, इसलिए ये सारा खेल रचा जा रहा है। कहा जा रहा है कि फडणवीस और राज ठाकरे की मुलाकात हुई तो फडणवीस ने कहा कि मराठी भाषा का मुद्दा उठाओ, आगे बढ़ाओ, सरकार आगे जाकर उन्हें सहयोग करेगी, और यही हुआ। सरकार ने पहले हिंदी की अनिवार्यता खत्म करने की राज और उद्धव ठाकरे की मांग का विरोध किया। बाद में जब दोनों ने मोर्चा निकालने की बात की तो उसे मान लिया। इस तरह ठाकरे परिवार की राजनीति को एक नई जमीन मिल गई। अब ये शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे के बेटे हैं उद्धव ठाकरे। 2002 में राजनीति में आए। बीएमसी चुनाव में शिवसेना के कैंपेन का इंचार्ज बनाया गया। 3 में शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। 2006 में सामना के चीफ एडिटर बन गए और 2004 में 3 में और 4 में बाला साहब ने इन्हें पार्टी का अगला अध्यक्ष बनाए जाने का ऐलान कर दिया। 2012 में बाला साहब ठाकरे के निधन के बाद पार्टी की बागडोर संभाल ली। 13 में पार्टी अध्यक्ष बनाए गए। 2019 में महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री बन गए। 29 जून 2022 को सीएम और एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया।
अब दोनों भाइयों के मिलन में क्या पार्टियों की विचारधारा बनेगी अड़ंगा। और बड़ा सवाल ये है कि क्या दो पार्टियां कार्यकर्ताओं के साथ काम कर पाएंगी जिनकी विचारधारा समय समय पर अलग अलग देखी गई है। राज ठाकरे की राजनीति कभी हिंदुत्व तो कभी प्रखर मराठीवाद के इर्द गिर्द घूमती रही है, जिसमें गैर मराठियों खासकर उत्तर भारतीयों का विरोध प्रमुख एजेंडा रहा है। उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व का दामन कभी नहीं छोड़ा, लेकिन उन्होंने कांग्रेस एनसीपी जैसी सेक्युलर पार्टियों के साथ मिलकर सरकार भी चलाई। और जितेंद्र दीक्षित मानते हैं कि विचारधारा कोई बड़ी बाधा नहीं बनेगी। वे कहते हैं राज ठाकरे की आइडियोलॉजी कभी एक जैसी नहीं रही। 2005 में जब तक वो शिवसेना में थे उनकी आइडियोलॉजी हिंदुत्व की थी। उसके बाद 2009 में उन्होंने मराठीवाद पर चुनाव लड़ा। 2020 में वो फिर से खुद को हिंदुत्ववादी बताने लगे। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे पर भले ही आरोप लगते हों, लेकिन उन्होंने कांग्रेस एनसीपी के साथ हाथ मिलाया और अब भी उद्धव ठाकरे खुद को हिंदुत्ववादी बताते हैं। उद्धव की शिवसेना का गैर मराठियों के विरोध का इतिहास भी रहा है। ऐसे में आइडियोलॉजी के लेवल पर दोनों के साथ आने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर गठबंधन हुआ तो बीएमसी चुनाव हर हाल में चलेगा। अभी जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना वैसे। हालांकि संदीप सोनवलकर कहते हैं जब आपको ये लगता है कि घर बचाना है तो दोनों तरफ से कुछ ना कुछ खोने की तैयारी करनी पड़ती है। बीएमसी चुनाव तक तो कम से कम ये गठबंधन चलेगा। यदि सफलता मिलती है तो उसके बाद दोनों भाई आगे भी इसी तरह साथ रहेंगे। पार्टियों का विलय होगा या नहीं होगा ये तो कहना जल्दबाजी है। लिखकर मिलकर चलेंगे, क्योंकि अपने अपने बेटों आदित्य ठाकरे अमित ठाकरे को राजनीति में एस्टेब्लिश करना है। मराठा एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दोनों के बेटे खेती कर सकते हैं और राजनीति को आगे बढ़ा सकते हैं। गठबंधन के क्यास के बीच रैली को लेकर कार्यकर्ताओं में अति उत्साह है। गठबंधन की खबरों को लेकर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है। एमएनएस की शाखा प्रमुख नीलेश इदिर बताते हैं, राज साहब ने हमें तैयारी के निर्देश दिए हैं। यह एक ऐसी रैली होगी जो ना पहले कभी हुई ना आगे होगी। ठेका ले लिया, आगे भी नहीं होगी भाई साहब। लालबाग को मराठियों का गढ़ माना जाता है, वहां से पूरा समर्थन मिलेगा। हमने शाखा शाखा बिल्डिंग वाइज मीटिंग की है, स्कूल कॉलेज के छात्रों को भी जोड़ा है। ये रैली दिवाली की तरह होगी। राज साहब के सभी पार्टियों के नेताओं के साथ अच्छे संबंध है। सीएम के साथ उनकी मीटिंग पर्सनल भी हो सकती है या पार्टी के काम से भी। राज साहब जो आदेश देंगे हम कार्यकर्ता उसका पालन करेंगे। अब उद्धव के पार्षद बोल रहे हैं शिवसेना और एमएनएस के साथ आने से ताकत बढ़ गई है, सुरक्षा मिली है। 5 जुलाई को होने वाली ठाकरे बंधुओं की विजय सभा की काफ़ी चर्चा है। इस मिलन के मायने समझने के लिए हमने शिवसेना, अब ये शिवसेना उद्धव गुट के पार्षद हैं अनिल कोकिल, अब वो इस पूरी सियासी हलचल को करीब से देख रहे हैं और कहानी की शुरुआत सरकार के एक फैसले से बताते हैं कि देवेंद्र फडणवीस एक नाथ शिंदे जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं उसी के तहत उन्होंने पहली से 5वीं कक्षा तक हिंदी थोपने की कोशिश की। इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे राज ठाकरे ने आवाज़ उठाई, एक बड़े विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई। कोकिल के अनुसार जैसे ही दोनों भाइयों के साथ आने की खबर फैली, पूरे महाराष्ट्र के मराठी लोग एकजुट हो गए। इस बढ़ती ताकत को देखकर सरकार घबरा गई, थरथर कांपने लगी। महाराष्ट्र सरकार के आनन फानन में हिंदी की अनिवार्यता रद्द कर दी। हम इसका स्वागत करते हैं। इस तरह जो एक विरोध प्रदर्शन होना था वो मराठी विजय दिवस का जश्न बन गया। इस गठबंधन का सिर्फ राजनीतिक गलियारों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि आम लोगों में इसका गहरा भावनात्मक जुड़ाव देखने को मिल रहा है। कोकिल उत्साह से बताते कि हर घर में मराठी बोलने वाले हमें फ़ोन करके बता रहे हैं विजय उत्सव में जाने वाले हैं, वे सब बहुत अच्छा हो रहा है। हमारी बहुत दिनों से इच्छा थी जो आज पूरी होने जा रही है। अब ये गठबंधन सिर्फ बीएमसी चुनावों के लिए है तो कोकिल इसे सिरे से खारिज करते हैं। तो जोर देकर कहते हैं इलेक्शन तो 5 साल में एक बार आता है, लेकिन मराठी आदमी को तो पूरी ज़िंदगी यहीं मुंबई और महाराष्ट्र में रहना है। इसके लिए गठबंधन चुनावी गणित से कहीं बढ़कर है। ये मराठी मानुष के सम्मान और सुरक्षा की ये सवाल खड़े करती है। मराठी मानुष का सम्मान
प्रथम और सुरक्षा साथ में। अब मराठी जनता को जो सुरक्षा चाहिए वो शिवसेना एमएनएस के साथ जाने से मिल रही है। इसी वजह से हमारी ताकत बढ़ी है और बाकी लोग शांत हो गए हैं। चलो अब अंत में वो शांत हो गए हैं तो हम भी इस एपिसोड को शांत कर देते हैं, यानी भोग डालकर समाप्त कर देते हैं। और ये उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। और जैसे उनकी ताकत बढ़ी है ऐसे हमारी ताकत भी आप बढ़ाएंगे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर प्रदान करने में आप सहयोग करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेते हुए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।